तो बच्चों लोग हम लोग आज एक नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे जिसका नाम है पीरियोडिक टेबल। हम लोगों ने दो चैप्टर कंप्लीट कर लिए हैं। पहला है एबीसी ऑफ केमिस्ट्री और दूसरा है आपका एटॉमिक स्ट्रक्चर। तो देखो, सबसे पहला तो क्वेश्चन यही आता है कि एटॉमिक स्ट्रक्चर के बाद कि हम लोगों ने चलो एटम को समझ लिया। अब यही आता है कि अब एटम को हम लोग कहाँ प्लेस करेंगे, कैसे अरेंज करेंगे। तो देखो, स्टार्टिंग में क्या था, एलिमेंट्स की डिस्कवरी कम हुई थी, जैसे कुछ लिमिटेड एलिमेंट डिस्कवर हुए थे, पर धीरे धीरे क्या हुआ कि बहुत से एलिमेंट डिस्कवर होते गए। जैसे कि पहले 15, फिर 20, फिर 25, और उन एलिमेंट्स का स्टडी करना काफी डिफिकल्ट हो रहा था। तो उसकी स्टडी को सिंपल करने के लिए हम लोग क्या होता है, पीरियोडिक टेबल को फॉर्म करते हैं। टेबल क्या होता है, हमारी स्टडी को सिंपल करता है। सिंपल जैसे कि मतलब हमने एक ग्रुप बनाया और ग्रुप में कुछ एलिमेंट्स को जैसे प्लेस किए, जैसे कि लिथियम, सोडियम, पोटेशियम। तो वो क्या होते हैं, इनकी प्रॉपर्टीज सेम होती है। तो अगर आप एक एलिमेंट का स्टडी कर लोगे तो बाकी सारे एलिमेंट क्या होते हैं, वैसे ही होते हैं। तो हमें पीरियोडिक टेबल क्या क्यों बनाते हैं, हम लोग अपनी स्टडी को सिंपल करने के लिए हम लोग पीरियोडिक टेबल को फॉर्म करते हैं। तो इसको एक्चुअल में इसके रिगार्डिंग, पीरियोडिक टेबल के रिगार्डिंग सबसे पहले एक्चुअल में मतलब क्या था कि सबसे पहले स्टडी आपका किया था डबर्नियर ने। तो देखो, सबसे पहले जो स्टडी किया था वो आपके पास था वही डबर्नियर ट्रायड। तो सबसे पहले जिस साइंटिस्ट ने स्टडी किया था आपका पीरियोडिक टेबल के बारे में, जिसने भी पहले भी फॉर्म किया था, वो था आपका डबर्नियर ट्रायड। ठीक है, सबसे पहला साइंटिस्ट एक्चुअल में ये डी एक्चुअल में डबर्नियर ट्रायड। ठीक है, ये सबसे पहला साइंटिस्ट। इसने क्या किया, उसमें जितने एलिमेंट थे, मान लो उसमें 20-21 एलिमेंट डिस्कवर हो गए थे, उसमें जितने एलिमेंट्स थे उसने उसको कहा कि मास के हिसाब से अरेंज करते हैं। तो उसने जब एलिमेंट को मास के हिसाब से अरेंज किया, और उसने क्या है कि उन एलिमेंट को एक तीन तीन के ग्रुप में डिवाइड कर दिया जिनका प्रॉपर्टी सेम है। जैसे उसने देखा कि उसमें जो डिस्कवर है, जैसे डिस्कवर होते लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, तो इनका प्रॉपर्टी सेम था, इसको उसने एक साथ रखा। और उसने क्या ऑब्जर्व किया कि जैसे लिथियम का मास 7 है और पोटेशियम का मास 39 है, तो अगर आप इनका एवरेज लोगे तो जो बीच वाला एलिमेंट होगा उसका मास आएगा जैसे अप्रोक्सीमेटली 23। तो अगर आप फर्स्ट और लास्ट एलिमेंट का अगर आप एवरेज लेते हो तो जो बीच वाला जो एलिमेंट होता है उसका मास आता है। मास नियरली सेम भी हो सकता है, मतलब सेम भी हो सकता है, फिर नियरली इक्वल भी हो सकता है। एग्जैक्ट सेम होना जरूरी नहीं, पर अप्रोक्सीमेट भी चलता है। जैसे उसमें जो एलिमेंट उसमें फ्लोरीन डिस्कवर नहीं हुआ था, जैसे तो उसमें जो डिस्कवर हुआ था जैसे क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन, तीनों को प्रॉपर्टीज ने देखा एक ही जैसे, तीनों एक एक इलेक्ट्रॉन लेना चाहते हैं। क्लोरीन का मास 35 होता है। एक्चुअल में क्लोरीन के दो आइसोटोप होते हैं, आपको पता होगा। तो उसमें क्लोरीन 35 डिस्कवर हो गया था। फिर ब्रोमीन का मास 80 एंड आयोडीन का मास होता है 127। तो अगर आप 35 और 127 का अगर आप एवरेज लोगे तो 81 आएगा, और इसका मास जबकि कितना होता है 80। तो वो ठीक है, चलता है, मास सेम भी हो सकता है, फिर मास क्लोज भी चलेगा। तो उसने बोला कि अगर आप सेम टाइप के एलिमेंट्स को तीन तीन के ग्रुप में डिवाइड करोगे तो पहले और लास्ट वाले एलिमेंट का अगर आप मास का एवरेज लोगे तो मिडिल वाला एलिमेंट आता है। तो ये था डबर्नियर ट्रायड। तो उसमें लिमिटेड एलिमेंट डिस्कवर हुए थे, तो उसके हिसाब से तो सही, तो उसने तीन तीन के काफी ग्रुप्स बना दिए। ठीक है, आपको समझ में आ गया, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बस बेसिक आपको पता होना चाहिए कि व्हाट इज डबर्नियर ट्रायड। ठीक, उसने ये सब चीजें देखा एक्चुअल में। फिर जैसे बाद में क्या है कि एलिमेंट्स का नंबर बढ़ने लग गया, बहुत और डिस्कवरी होने लग गई। तो फिर इसको लेके एक्चुअल में एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम था न्यूलैंड। तो न्यूलैंड्स ऑक्टेव। तो न्यूलैंड ने क्या बोला कि अगर आप एलिमेंट को एटॉमिक मास के इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज करोगे तो हर आठवें एलिमेंट्स की प्रॉपर्टी सेम होती है। ये बात ध्यान रखना है कि उस समय इनर्ट गैस की डिस्कवरी नहीं हुई थी। एक्चुअली इनर्ट गैस की डिस्कवरी तो काफी लेट हुआ था। तो इस चीज को समझाने के लिए मैं आप लोगों को न्यूलैंड ऑक्टेव्स का टेबल मतलब कैसा था, उन्होंने क्या प्रेजेंट किया, मैं आपको दिखा देता हूँ एक्चुअली में। तो देखो बच्चों लोग, ये है न्यूलैंड ऑक्टेव।
तो उन्होंने बोला कि हर सेवेंथ एलिमेंट की प्रॉपर्टी सेम होती है, और ये ऐसे था जैसे कि म्यूजिकल नोट, लाइक म्यूजिकल नोट के जैसे इनकी प्रॉपर्टी सेम होती है। म्यूजिकल नोट पता होगा भाई, सा रे गा मा पा धा नी सा, और ये इंडियन और वेस्टर्न में वही डो डी वही जो लिखा है आपको। तो देखो ये याद रखना कि उस समय तक इनर्ट गैस की डिस्कवरी नहीं हुई थी। तो देखो जैसे फर्स्ट एलिमेंट हाइड्रोजन, तो ये जो लॉ था कुछ स्टार्टिंग के कुछ एलिमेंट्स के लिए बहुत सही चला, स्टार्टिंग के एक्चुअल में 20 एलिमेंट तक तो सही है ये, उसके बाद के एलिमेंट्स में गलत है, बट 20 तक तो पूरा सही है, मतलब यहाँ तक तो पूरा सही है। तो 20 तक तो ये लॉ पूरा सही है एक्चुअल में। तो देखो फर्स्ट एलिमेंट जैसे हाइड्रोजन, फिर देखो सेकेंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ सिक्स सेवन, और फिर आठवां एलिमेंट जैसे फ्लोरीन। तो हाइड्रोजन और फ्लोरीन की कुछ प्रॉपर्टीज सिमिलर है, जैसे H2 बनता है वैसे F2 बनता है, तो या वैसे Cl2 बनता है, तो एक के जैसा मॉलिक्यूल बनाते हैं। जैसे देखो यहाँ पे लिथियम सोडियम पोटेशियम, तो इनकी प्रॉपर्टी देखो सेम है। तो उसने क्या बोला कि अगर आप एलिमेंट्स को मास के इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज करते हो तो एवरी 8 एलिमेंट का प्रॉपर्टी सेम आता है, जैसे लिथियम सोडियम पोटेशियम, बेरिलियम मैग्नीशियम कैल्शियम। ये बात शुरू के 20 एलिमेंट तक सही, पर जैसे ऑक्सीजन सल्फर के साथ आयरन को रखा तो ये गलत है एक्चुअली में, ये ऐसा नहीं होता, इनकी प्रॉपर्टी मैच नहीं करती। तो उसने जो लॉ बताया वो शुरू के 20, मतलब ये आपका कैल्शियम तक मींस शुरू के अप टू एटॉमिक नंबर 20 तक पूरा सही जाता है, एटॉमिक नंबर 20 तक। उस समय तक याद रखना है इनर्ट गैस का डिस्कवरी नहीं हुआ था, इसलिए यहाँ पे देखो इनर्ट गैस नहीं लिखे हैं। हाइड्रोजन के बाद देखो लिथियम लिखा हीलियम में से, क्योंकि उसमें इनर्ट गैस डिस्कवर नहीं हुआ, तो ये बात ध्यान रखना है। तो एवरी 8 एलिमेंट की प्रॉपर्टी देखो आपके पास क्या है, सेम है, इनर्ट गैस वाज नॉट डिस्कवर्ड अप टू 20 काफी सही है, पर उसके बाद देखो चीजें उतनी सही नहीं है। तो न्यूलैंड्स ने बोला कि मतलब वही कि एवरी 8 एलिमेंट्स की प्रॉपर्टी सेम होती है, और उसमें जितने एलिमेंट डिस्कवर हुए उसने उसके अकॉर्डिंग बता दिया एक्चुअल में। अब क्या था कि इसके बाद भी एक दो लॉ और आए, जैसे एक आपका हेलिक्स लॉ आया था, तो वो मतलब लॉथरमेयर कर्व आया था, तो वो बी हो तो हुआ एक कर्व प्लॉट किया मतलब मास के अकॉर्डिंग, तो वो सब के आपके लेवल पे भी नहीं है, और मतलब कुछ और लोगों ने कुछ चीजें बताई जो ज्यादा सक्सेसफुल नहीं रहा, जो मतलब कि फेल हो गया। पर इसको लेके एक बहुत बड़ा ब्रेक थ्रू क्या हुआ, मेंडलीव से मिला। तो हम लोग करते हैं मेंडलीव्स पीरियोडिक टेबल। इवन अगर अभी भी पूछा जाता है कि हु इज फादर ऑफ पीरियोडिक टेबल, तो नाम आता है मेंडलीव का। तो पीरियोडिक टेबल का जो करंट का जो स्ट्रक्चर है उसी से मिलता जुलता स्ट्रक्चर फर्स्ट टाइम मेंडलीव ने ही बनाया था, फिर बाद में हमने उसी के स्ट्रक्चर को मॉडिफाई करके करंट का स्ट्रक्चर बनाया। तो इसलिए भले ही अभी लॉ जो है वो मोजले के लॉ पे बना है, पर फादर ऑफ पीरियोडिक टेबल बोला जाता है हमेशा मेंडलीव को। मेंडलीव ने हाँ कुछ चीजें गलत की, पर मेंडलीव ने बहुत अच्छा टेबल बनाया, उसने काफी हार्ड वर्क किया। उसने बोला पहले कि जो भी एलिमेंट की प्रॉपर्टीज होती है, देखो प्रॉपर्टी का मतलब होता है दो, फिजिकल प्रॉपर्टी एंड केमिकल प्रॉपर्टी। फिजिकल प्रॉपर्टी का मतलब होता है कि उसका बॉइलिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट, या फिर उसका डेंसिटी, ये सब चीजें, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। और केमिकल प्रॉपर्टी का मतलब होता है उसके केमिकल रिएक्शन, कि वो कैसा रिएक्शन करेगा, कैसा मॉलिक्यूल फॉर्म करेगा, वो सब चीजें। तो मेंडलीव ने बोला कि जो एलिमेंट का जो फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टी होता है एक्चुअल में, वो उसके एटॉमिक मास पे डिपेंड करता है, मतलब उस पे डिपेंड करता है। तो बोला है कि आप इसमें नीचे लिख लो, सब लोग लिख लो, इसमें लिखो फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ एन एलिमेंट डिपेंड्स ऑन एटॉमिक मास ऑफ एलिमेंट। तो वो एलिमेंट के एटॉमिक मास पे डिपेंड करता है, किसी भी एलिमेंट का फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टी वो उसके एटॉमिक मास पे डिपेंड करता है। और उसने इसको लेके बोला कि हम लोग टेबल को क्या है कि कुछ चीजों में डिवाइड करें। उसने बोला कि हम लोग टेबल में कुछ आपका हॉरिजॉन्टल रो को बनाएंगे, हॉरिजॉन्टल रोज, और उसने उन हॉरिजॉन्टल रोज को एक्चुअल में उसने बोला पीरियड। उसने बोला कि हम लोग कुछ हॉरिजॉन्टल रो बनाएंगे जो पीरियड कहलाएगा। उसने बोला हम लोग कुछ वर्टिकल कॉलम बनाएंगे, और जिसका उसने नाम दिया ग्रुप। तो उसने बोला कि हम लोग कुछ हॉरिजॉन्टल रोज बनाएंगे जो कहलाएगा पीरियड, कुछ वर्टिकल कॉलम बनाएंगे जो आपके पास कहलाएगा ग्रुप। तो उसने बोला हम लोग टेबल को कुछ पीरियड और कुछ ग्रुप में डिवाइड कर सकते हैं। उसने एक्चुअल में टेबल में 7 हॉरिजॉन्टल रोज बनाए, तो उसने 7 पीरियड्स बनाए। मतलब उस समय देखो एक्चुअल में 63 एलिमेंट डिस्कवर हो गए, तो उसने उनको प्लेस किया था।
और उस समय तक उसने वही 7 पीरियड बनाए, उसने 8 क्या है 8 वर्टिकल कॉलम या फिर 8 ग्रुप्स बनाए। तो उसने टेबल में क्या है कि 7 पीरियड्स एंड 8 ग्रुप्स को बनाया। तो मैं एक बार आप लोगों को पहले टेबल्स देखो दिखा देता हूँ। तो मेरे पास कुछ इमेजेस है कि मेंडलीफ ने कैसा टेबल प्रेजेंट किया, और फिर हम लोग उस पर मतलब इस पर डिस्कस करेंगे उसमें टेबल की उसकी क्या क्या अच्छी बातें थी या फिर क्या क्या खराब बातें थी। तो कोई यही टेबल आपके पास है। मैं आप लोगों को ये टेबल एक फॉर्म में और भी दिखा देता हूँ एक्चुअल में। तो देखो ये हमारे पास दो टेबल है, दोनों मेंडलीफ टेबल है। तो हम लोग देखो इन दोनों को देखते हैं। तो देखो सबसे पहले इसमें देखो कितने कितने, आप देखो ये जो दिख रहा है ना, ये आप इस वाले को देखो, इस वाले को पहले। तो ये जो दिख रहा है ये जो दिख रहा है हॉरिजॉन्टल, यही पीरियड है। देखो कितने पीरियड, 1 2 3 4, अच्छा 5 और 6, अच्छा उसमें तक 6 पीरियड उसने बनाए थे। एक्चुअली में 7 पीरियड होते हैं, तो उसमें एक्चुअली उसने 6 पीरियड बनाया। और देखो ग्रुप कितने हैं, ये जो वर्टिकल कॉलम ये एक्चुअली में एक ग्रुप है। तो कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो हम लोग इसमें पीरियड को कर लेते हैं कि उसने एक्चुअली में 6 पीरियड बनाए। एक्चुअली में उसमें तक कम एलिमेंट डिस्कवर हुए थे। एक्चुअली में 7 पीरियड अभी है, अभी करंट में। तो मुझे लगा उसने एक्चुअली में 6 पीरियड बनाए। तो उसने 6 पीरियड बनाए थे और 8 ग्रुप बनाए थे, क्योंकि उसमें कम एलिमेंट का डिस्कवर, नियरली 63 एलिमेंट का डिस्कवर हुआ। तो उसने देखो एलिमेंट्स को मास के हिसाब से देखो अरेंज किया। आप ध्यान से देखो भाई, देखो हाइड्रोजन, फिर ये सब मास के देखो। इनर्ट गैस डिस्कवर नहीं हुआ, ये ध्यान रखना। इनर्ट गैस की डिस्कवरी बेटा बहुत लेट हुई थी। वो क्या है, नॉन रिएक्टिव एलिमेंट है, तो उनकी डिस्कवरी काफी लेट है। तो ये आपका टेबल है, और देखो वैसे ही आपके पास ये टेबल कुछ ऐसा है। तो ये देखो भाई 8 ग्रुप्स है, तो आपके पास ये टेबल को उस फॉर्म में प्रेजेंट किया है। जैसे ये नॉन टू एंसेंट का मतलब ये आप लोगों ने हिस्ट्री में पढ़ा होगा ना, आयरन एज पढ़ा होगा ना, आयरन एज होता था, उसमें कॉपर एज। तो ये सब क्या है, या फिर मतलब सिल्वर गोल्ड, ये सब बहुत पहले एंशिएंट टाइम से इसका यूज हो रहा है। आप कई बार जैसे महाभारत या रामायण भी देखते हो तो उसमें भी गोल्ड और सिल्वर का यूज होता है। तो ये बहुत पुराने एंशिएंट टाइम से इन एलिमेंट्स के बारे में लोगों को पता था, मतलब कॉपर के बारे में, गोल्ड के बारे में, सिल्वर के बारे में, ये सब पता था। क्योंकि सिल्वर और गोल्ड पुराने टाइम पे क्या है, आपका जो करेंसी यूज होती थी, मुद्राएं, पुराने राजाओं के टाइम पे वो गोल्ड और सिल्वर के ही यूज बनते थे वो। तो ये पुराने टाइम से लोगों को पता था एक्चुअल में। तो ये देखो दो टेबल है मेंडलीव्स ने। एक्चुअल में उसने वर्टिकल कॉलम को क्या है, वर्टिकल कॉलम को ग्रुप बोला, और हॉरिजॉन्टल को क्या बोला एक्चुअल में, आपको बोला पीरियड। और उसने ये बोला कि जैसे एक्चुअल में जैसे जैसे नंबरिंग किया, जैसे ये, तो ये जो नंबरिंग एक्चुअल में जो किया हुआ है ये वैलेंसी के अकॉर्डिंग। तो वो जो उसने बनाया वो उसी के अकॉर्डिंग है। तो मीन्स जो वर्टिकल कॉलम एक्चुअल में, तो जिसको हम लोग एक्चुअल में एक ग्रुप बोलते हैं, तो उसने ग्रुप नंबर दिया ऑन द बेसिस ऑफ वैलेंसी। तो ग्रुप नंबर किसके बेसिस पे था, वैलेंसी। तो ग्रुप नंबर इज गिवन ऑन द बेसिस ऑफ वैलेंसी। तो वैलेंसी के बेसिस पर उसने एक्चुअल में ग्रुप नंबर वैलेंसी बोल सकते हो, या फिर कई बार उसको ऑक्सीडेशन नंबर भी बोल देते हैं। ऑक्सीडेशन नंबर विदाउट चार्ज के बेसिस पे, विदाउट चार्ज के बेसिस पे उसने क्या है कि मतलब नॉर्मली ग्रुप नंबर दिए, और उसको इसलिए रोमन नंबर से लिखा गया 1 2 3 4। तो ग्रुप नंबर किससे लिखे गए, इससे लिखा गया रोमन न्यूमेरिकल में। ठीक है, रोमन न्यूमेरिकल या फिर रोमन सिंबल में इसको लिखा गया एक्चुअल में। अब ये उसने भाई मास के हिसाब से देखो अरेंज किया उसने। अब देखो पहले ये समझते हैं कि उसके टेबल में क्या क्या खास बात है। देखो, तो देखो पहले ये समझो कि हमारा टेबल बनाने का पर्पस क्या है। हमारा टेबल बनाने का पर्पस ये है कि जो एक जैसे प्रॉपर्टी वाले एलिमेंट उनको एक साथ रखा जाए, और जिनकी प्रॉपर्टी अलग अलग है उनको अलग। जैसे वर्टिकल कॉलम के जो एलिमेंट्स होते हैं उनकी प्रॉपर्टी सेम होती है। तो हमारा टारगेट ये था कि जो सेम एलिमेंट्स, जो सिमिलर एलिमेंट, उनको एक साथ एक ग्रुप में प्लेस किया जाए। तो मेंडलीव ऐसा नहीं था कि मेंडलीव ने ऐसे बस मास के हिसाब से मतलब एलिमेंट्स को अरेंज कर दिया और उसका नाम हो गया। मेंडलीव ने बहुत अच्छे काम किए थे, इस वजह से उसका बहुत ज्यादा नाम हुआ। तो देखो सबसे पहले आप इसमें ध्यान दो, ये जो बता रहा हूँ देखो,
ये एलिमेंट है ऑक्सीजन, ये सल्फर, ये सेलेनियम और ये टेरिलियम। देखो इसका मास देखो कितना, 128 और इसका मास है 127। आप इधर देख लो, इधर भी इसका मास कितना है 128 और इसका मास कितना 127। तो देखो ज्यादा मास, मतलब देखो मतलब कि क्या हुआ एक्चुअल में, मतलब जिस एलिमेंट का देखो मास ज्यादा है, मतलब कि देखो जिसका मास ज्यादा है, देखो जिसका मास ज्यादा है, देखो जिसका मास ज्यादा है उसको पहले रखा है, और जिसका मास कम है उसको देखो बाद में रखा है। वही देखो यहाँ हो रहा है, देखो जिसका मास ज्यादा है वही सेम, मतलब दोनों तो सेम है, और उसको पहले रखा है, जिसका मास कम है उसको बाद में। तो देखो लॉजिक तो ये कहता है कि जिसका मास ज्यादा है वो बाद में आएगा, और जिसका मास कम है वो पहले आएगा। पर पहले किसको रखा है, देखो ज्यादा मास वाले को, और बाद में किसको रखा, कम मास वाले को। क्यों? क्योंकि आयोडीन की प्रॉपर्टी किससे मैच करती है, ब्रोमीन से, क्लोरीन से और फ्लोरीन से। तो ये बात ध्यान रखना है कि टेबल क्यों बनाया गया था। टेबल बनाने का पर्पस था हमारी स्टडी को सिंपल करना। एक ग्रुप के जितने एलिमेंट्स होंगे उनकी प्रॉपर्टी एक ही जैसे होनी चाहिए, इसके लिए उसने एलिमेंट्स की पोजीशन को इंटरचेंज किया था। ये बात ध्यान रखना है। तो अगर कभी एलिमेंट्स का प्रॉपर्टी मैच नहीं करता तो उसने एलिमेंट्स की पोजीशन को बदला था, ये बात ध्यान रखना है। अगर एलिमेंट्स की प्रॉपर्टी मैच नहीं करती है तो उसने एलिमेंट्स की पोजीशन को इंटरचेंज किया था। तो ये चीज आप लिख लो, ये टी ई और क्या है आई। तो क्या आपको लिखना है एक्चुअल में कि एक्चुअल में क्या हुआ कि आयोडीन, उसका मास 127, और टीई टेरिलियम, टेरिलियम मतलब इसका मास 128। तो इसमें क्या है कि दोनों को पोजीशन का इंटरचेंज किया गया। तो लिखो कि इंटरचेंज मतलब पोजीशन ऑफ आयोडीन एंड टेरिलियम वाज इंटरचेंज्ड बाय मेंडलीव because properties of iodine is similar with fluorine, chlorine and bromine, whereas properties of beryllium is similar with oxygen, sulfur and selenium. तो आयोडीन की प्रॉपर्टी हेलोजन से मिलती थी और टेरिलियम की प्रॉपर्टी ऑक्सीजन फैमिली से मिलती थी, इसलिए इन दोनों का पोजीशन को इंटरचेंज किया गया। तो ये बात ध्यान रखना है कि एलिमेंट्स की पोजीशन को इंटरचेंज किया गया अगर उनकी प्रॉपर्टी मैच नहीं करती थी तो। अब देखो दूसरी बात, ये इसकी सबसे अच्छी मतलब खास बात थी। अब देखो दूसरी बात इसमें, अगर आप देखो मास के हिसाब से देखो चाहो तो यहाँ पे देखो क्या है कि अच्छा ये अच्छा यहाँ पे अच्छा ये गैलियम, अच्छा जर्मेनियम लिख दिया है ओ, ठीक है। चलो चलो ये एक्चुअल में ये बाद में बना टेबल है, ये पहले वाला टेबल मैं इसका, चलो ये बाद का टेबल है। ये मैं आपको ओरिजिनल टेबल दिखा देता हूँ। ये एक्चुअली बाद का टेबल है, मतलब बाद में, मतलब कि बाद में जब गैलियम एंड जर्मेनियम को डिस्कवरी हो गया तो वो तब का टेबल है। तो मैं आपको ओरिजिनल टेबल दिखाता हूँ जो टेबल उसने खुद बनाया था। एक्चुअली वो बाद में उसका मॉडिफाइड टेबल है। तो इसको देखो बच्चों लोग, सब लोग उसको ध्यान से देखो। देखो तो अगर उसको मास के हिसाब से देखो अरेंज करना होता तो उस समय क्या था, आप देखो यहाँ पे अगर उसको मास के हिसाब से अरेंज करना होता तो ये जगह देखो, यहाँ पे देखो कोई एलिमेंट नहीं था, उसने जगह खाली छोड़ दी। या देखो कॉपर था, फिर जिंक था, उसने जगह खाली छोड़ दी, उसने जगह पे खाली छोड़ दी। देखो यहाँ पे भी कोई एलिमेंट, और उसने यहाँ पे रखा एर्सेनिक को। किसको? एर्सेनिक को रखा। मीन्स उसने एक्चुअल में देखो क्या किया कि उसने देखो एर्सेनिक को रखा और ये दोनों जगह खाली छोड़ दी। अगर उसको मास के हिसाब से अरेंज करना था तो वो एर्सेनिक को यहाँ नहीं, वो यहाँ रख देता। मतलब अगर मास के हिसाब से रखना था, देखो जिंक के बाद अगला एलिमेंट जो डिस्कवर वो एर्सेनिक था, वो अगर उसको मास के हिसाब से अरेंज करना होता तो वो उसको यहाँ प्लेस कर देता। पर उसने ऐसा नहीं किया। उसने क्या है कि एर्सेनिक को यहाँ प्लेस किया और बोला ये दो एलिमेंट, ये और ये, मतलब 60 और 70 तो बोला फ्यूचर में डिस्कवर होंगे। सोचो कितना बड़ा विजन, मतलब उसने इतने इतने ज्यादा बोल्ड स्टेप लिए। तो इसी वजह से उसको बोला गया फादर ऑफ पीरियोडिक टेबल, कि उसने ये सोचा कि बोला कि देखो जो एर्सेनिक, उसने बोला एर्सेनिक की प्रॉपर्टी फास्फोरस से मिलता है और नाइट्रोजन से मिलता है। तो बोला एर्सेनिक नाइट्रोजन और फास्फोरस के साथ होना चाहिए,
और बोला बीच के जो दो एलिमेंट है वो डिस्कवर नहीं हुए, ये फ्यूचर में डिस्कवर होंगे। चाहता तो आर्सेनिक को यहाँ रख देता, पर उसने ऐसा किया नहीं। क्यों? क्योंकि वर्टिकल कॉलम के जो एलिमेंट्स होते हैं उनकी प्रॉपर्टी सेम होनी चाहिए। तो उसने इस बात को ध्यान में रखते हुए क्या आर्सेनिक को उसने आगे प्लेस किया। सोचो कितना बड़ा स्टेप, कितना बोल्ड स्टेप लिया। इसी वजह से मेंडलीफ का बहुत ज्यादा नाम हुआ। तो मेंडलीफ ने क्या है कि दो बहुत बड़े चेंजेस किए। मास को ध्यान में न रखते हुए एलिमेंट्स की पोजीशन को इंटरचेंज किया, प्रॉपर्टी मैच नहीं करती थी। और उसने खाली जगह भी छोड़ दी अगर कोई एलिमेंट डिस्कवर नहीं हुआ। जैसे मान लो ये एलिमेंट है, जैसे ये आपके पास है स्कैंडियम, तो स्कैंडियम इस समय डिस्कवर नहीं हुआ था, तो चाहता तो वो टी को पीछे कर देता, पर उसने किया नहीं क्योंकि प्रॉपर्टी उसकी इधर मैच हो रही थी, तो उसने यहाँ पे जगह खाली छोड़ी। तो जो प्रॉपर्टी मैच नहीं हो रही थी उसने वो जगह खाली छोड़ दी। तो ये जो एलिमेंट जिसका नाम एक्चुअल में 68 है, ये आपको पता होगा, जो एलिमेंट जो 68 है उसने इसको बोला दिस इज एका, क्योंकि ये क्या था आपके पास एल्यूमिनियम के नीचे था, तो इसको बोला इसने एका एल्यूमिनियम। एका का मतलब होता है नेक्स्ट, एक्चुअल में नेक्स्ट टू एल्यूमिनियम। एका एक्चुअल में एक जर्मन वर्ड है, पर काफी लोग कह देते हैं संस्कृत वर्ड है, हो सकता है आपको बोला गया संस्कृत वर्ड। एक्चुअल में इसकी भी एक लॉन्ग स्टोरी है। आप लोगों को शायद हिटलर पता हो, हिटलर भी स्वास्तिक से मिलता जुलता एक सिंबल यूज करता था, वो भी अपने आप को आर्यन कहता था, तो वो भी अपने आप को आर्यन पीपल बोलता था। तो जर्मन लैंग्वेज काफी हद तक संस्कृत से मिलता जुलता है। एका का मतलब होता है नेक्स्ट, आप कह सकते हो जर्मन वर्ड या फिर कह सकते हो संस्कृत वर्ड है, वो आपकी चॉइस। एक्चुअल में वो ओरिजिनली संस्कृत का वर्ड है, फिर बाद में जर्मन वर्ड में कन्वर्ट हुआ और उसका उसमें यूज किया गया। केमिस्ट्री में बहुत ज्यादा जर्मन वर्ड का यूज किया जाता है, इस बात को ध्यान रखना है। और जर्मन लैंग्वेज संस्कृत से ही डिराइव हुआ एक्चुअल में। तो एका एल्यूमिनियम, और यहाँ पे आपके पास ये जो था दिस इज एका एक्चुअल में जर्मेनियम, मतलब एका एक्चुअल में सिलिकॉन के बाद है, तो सिलिकॉन के बाद एक्चुअल में है, तो इसको बोला एका सिलिकॉन। और एका सिलिकॉन को ही याद करो जर्मेनियम बोला गया, जर्मनी जर्मेनियम, ठीक, उसका नाम भी उसी से है वो। तो एका एक्चुअल में उसने बोला कि ये दो एलिमेंट, मतलब कौन कौन से ये एलिमेंट, ये और ये एलिमेंट बोला फ्यूचर में डिस्कवर होंगे, इसको उसने बोला एका एल्यूमिनियम, और उसको उसने बोला एका सिलिकॉन, बोला ये एलिमेंट फ्यूचर में डिस्कवर होंगे। तो ये क्या था, कुछ खास बातें थी मेंडलीव्स के टेबल की उसने। अब देखो ये समझते हैं कि उसने क्या क्या गलतियां कर दी, उसमें क्या क्या दिक्कतें दी। सबसे पहली बात तो उसमें बहुत कम एलिमेंट डिस्कवर हुए थे। तो अगर फ्यूचर में कोई एलिमेंट डिस्कवर होता है तो उसको कहाँ रखना है उसको लेके उसने कुछ नहीं बताया। तो ये सब ड्रॉबैक लिख लो आप लोग। तो फ्यूचर के जो एलिमेंट जो डिस्कवर होंगे उनका पोजीशन क्या होगा वो उसको नहीं बता पाया, ठीक है। वो हाइड्रोजन मतलब कि फ्यूचर के एलिमेंट कहाँ प्लेस किए जाएंगे उसके बारे में उसको नहीं नॉलेज था। हाइड्रोजन की पोजीशन को कहाँ रखना है उसके बारे में नहीं पता। मीन्स हाइड्रोजन ऑफ मतलब पोजीशन ऑफ हाइड्रोजन इज अननोन, इसलिए उसको देखो उसने पहले पीरियड में रख दिया। और हाइड्रोजन का पोजीशन उसको पता ही नहीं था, क्योंकि हाइड्रोजन का प्रॉपर्टी एल्किली मेटल और हेलोजन दोनों से मिलता है वो। और उसने एक्चुअल में जैसे कि आपके पास आपके कुछ एलिमेंट्स होते हैं, मतलब जैसे आइसोटोप्स, तो अगर किसी का आइसोटोप्स मान लो डिस्कवर हुआ तो आइसोटोप को कहाँ रखना उसको नहीं पता था। जैसे मान लेते हैं कि कुछ एलिमेंट्स का आइसोटोप डिस्कवर हो तो आइसोटोप के पोजीशन के बारे में वो अनसर्टेन था। देखो वर्टिकल कॉलम में एक्चुअल में क्या होता है, जो एलिमेंट्स होते हैं उनका क्या होता है, प्रॉपर्टी सेम होता है। अब देखो यहाँ पे मैं जो बताने जा रहा हूँ बहुत इंपॉर्टेंट है ये। देखो सबसे पहले ये जो ग्रुप नंबर है, ग्रुप नंबर उसने कैसे थे, ग्रुप नंबर उसने वैलेंसी के हिसाब से दिए। देखो ऐसा भाई देखो ये समझ, जैसे R2 देखो R2 कैसे ऑक्सीजन में पता होता है -2 होता है और R पे +1, तो ये इधर, तो भाई इसका वैलेंसी 1, इसका वैलेंसी 2, इसका वैलेंसी 3, इसका वैलेंसी 4, तो वैलेंसी के अकॉर्डिंग दिया गया एक्चुअल में। अब देखो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे है लिथियम, चलो भाई समझ में आ गया लिथियम है। एल्कली मेटल सोडियम, सोडियम की कहानी बचपन से सुना होगा। सोडियम को हवा में निकालो आग लग जाती, इतना रिएक्टिव मेटल, बाहर निकालो आग लग जाती। सोचो इतना रिएक्टिव जो बाहर आती मतलब आग लग जाती, पानी में डाल दो पानी में आग लगा दे। सोचो दिखाते ना लोग मैजिक, पानी में आग लगा दिया। सोडियम वो है जो पानी में भी आग लगा दे। और इसके साथ किसको रखा गया है, कॉपर, सिल्वर और गोल्ड। सिल्वर गोल्ड जिनको बोला जाता है नोबेल मेटल, मतलब एक तरह से गोल्ड जिसको बोलते हैं नोबेल मेटल। नोबेल का मतलब होता है वो बेचारा साधु संत आदमी, सीधा साधा आदमी है। मतलब एक साधु संत के साथ आपने रखा है सोडियम को जो पानी में ही आग लगा दे रहा है, मतलब एकदम विस्फोटक एलिमेंट जो सब कुछ तबाह कर दे। और उसके साथ आपने ऐसे एलिमेंट्स को प्लेस किया।
प्लेस क्यों किया, क्योंकि प्लेस उसने क्या वैलेंसी के अकॉर्डिंग, क्योंकि इन सारे एलिमेंट्स की वैलेंसी +1 होती है, पर यही उससे गलती हो गई, उसने बहुत ज्यादा रिएक्टिव एलिमेंट्स एल्कली मेटल के साथ बहुत स्टेबल, मतलब वही आपका कॉपर सिल्वर गोल्ड को प्लेस किया। और आपको पता है होता सिल्वर गोल्ड नोबल मेटल होते हैं, इनका हम लोग ज्वेलरी में यूज करते हैं। कॉपर भी बहुत स्टेबल मेटल होता है, उसको हम लोग अपने घर मतलब अपने घर में बर्तन में यूज करते हैं। कॉपर इज अ वेरी वेरी स्टेबल मेटल। तो उसने बहुत ज्यादा रिएक्टिव एलिमेंट के साथ बहुत ज्यादा ही स्टेबल मेटल को प्लेस किया। वही सेम मिस्टेक यहाँ पे देखो, यहाँ पे उसने मैग्नीशियम तो ठीक है, ये सब के जैसे बेरिलियम मैग्नीशियम कैल्शियम ये सारे क्या है, ये सारे के सारे आपके पास है अल्कलाइन अर्थ मेटल। इसके साथ उसने प्लेस कर दिया किसको, इसके साथ इसने मतलब इसके साथ उसने प्लेस कर दिया किसको, जिंक को। जिंक भाई, जिंक कैडमियम और मरकरी, इन सब स्टेबल मेटल को। तो उसने बहुत रिएक्टिव मतलब अल्कलाइन अर्थ मेटल के साथ क्या है कि स्टेबल मेटल जिंक कैडमियम और मरकरी को प्लेस कर दिया। तो ये सब उसके क्या था, ड्रॉबैक थे। तो उसकी क्या क्या कमी थी, उसने बहुत स्टेबल मेटल के साथ बहुत रिएक्टिव मेटल को प्लेस कर दिया। तो ये सब उसके क्या थे, कुछ ड्रॉबैक थे। और उसके टेबल में कुछ डिफेक्ट थे ही थे कि अब जैसे कोई नया एलिमेंट डिस्कवर हुआ तो उसको कहाँ रखना है, फिर बाद में चल के हमको ये भी पता चला कि जो एलिमेंट का जो प्रॉपर्टी होता है वो मास पे डिपेंड नहीं करता है, बल्कि वो एलिमेंट के चार्ज पे डिपेंड करता है। और इसको लेके फिर एक नया टेबल बना जिसको बोलते हैं हम लोग मोज़ेले पीरियोडिक टेबल। तो मतलब इस टेबल में दिक्कतें आ रही थी, साइंटिस्ट लोगों को लग रहा था कि इस टेबल में कुछ कमी हो गई है, और मास के हिसाब से जो प्रॉपर्टी होता है वो डिपेंड नहीं करता है। तो बाद में साइंटिस्ट लोगों ने सोचा कि शायद से मास पे प्रॉपर्टी डिपेंड नहीं करता, वो डिपेंड करता है उसके चार्ज पे, एटॉमिक नंबर पे। तो उसको लेके फिर हम लोगों ने एक नया टेबल फॉर्म किया जो कहलाता है मोज़ेले टेबल या फिर मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। हम लोग उसके बारे में क्या है कि नेक्स्ट लेक्चर में सीखेंगे एक्शन में। तो ये क्या था, ये आपका हिस्ट्री ऑफ पीरियोडिक टेबल था जो आप लोगों को पता होना चाहिए एक्चुअली।